आईने पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हुआ है और स्पीकर कौमी असम्बली तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और सियासी इत्फाक राय की यकता मिसाल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त के बाद हमारी मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा और अहम दिन 10 अप्रैल है, जिसको वो अहमियत कभी नहीं दी गई जो इस दिन का तकाजा और हक था। आइन की आगही इसकी अहमियत को अवाम में उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि हम 10 अप्रैल को कौमी दिन की तरह मनाएं। इस हवाले से दस्तूर पाकिस्तान की यादगार की तामीर एक इंतहाई अहम और मस्बत कदम है। दुनिया के हर मुल्क में आइन की यादगार उन मुल्कों के दारुल हुकूमतों में एक लैंडमार्क की हैसियत रखती है जहाँ पूरे कौमी एजाज़ और वक़ार का ख्याल रखा जाता है। हमारा हसीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आज तक किसी भी ऐसी यादगार या इमारत से महरूम था जो हमारी आइनी जद्दोजहद और आइन की अहमियत की आयनादार हो। सो मैं जनाब रज़ा रब्बानी साहब और उनकी पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर आइन की यादगार तामीर करने का फ़ैसला किया और एक तारीख़ी कमी का अज़ाला किया। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमेटी की निगरानी में वफाकी तरक्याती अदारा CDA इसे जल्द इस यादगार को मुकम्मल करेगा। इसके डिज़ाइन की मंजूरी अहम है। चूँकि कमेटी ने यह फ़ैसला किया है कि इस यादगार के डिज़ाइन के इंतखाब के लिए एक मुल्क गिर मुकाबला कराया जाएगा और पाकिस्तान भर के आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर को ये मौका फराम किया जाएगा कि वो आईने पाकिस्तान की यादगार का एक मुनफरिद और शायान शान डिज़ाइन तजवीज़ करें। सो मैं इस हवाले से कोई भी राय देने से इज्तनाब करूँगा और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आइन की यादगार का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे आइन की अहमियत, अज़मत और रियासत में उसकी बुनियादी हैसियत का एहसास और एतराफ़ हो सके। मुझे इस बात की भी खुशी है कि शाहराए दस्तूर में वाक़या डी चौक में तामीर होने वाली इस यादगार के साथ एक बाग भी तामीर किया जा रहा है जिसे बाग दस्तूर का नाम दिया गया है। इस बाग की तामीर से न सिर्फ शहरियों को एक खूबसूरत तफरीह मुयस्सर आएगी बल्कि इस्लामाबाद की सियाहत को आने वाले अफराद के लिए आइन की यादगार पर आने का एक खातिर खा जवाज़ भी फराहम करेगी। मेरी राय है कि इस मुजव्ज़ा बाग की तामीर में भी आईने पाकिस्तान और उसकी तहरीर से वाबस्ता तारीख़ी शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने का अंदाज़ झलकना चाहिए। इन नकात को सामने रखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी नई नस्ल को इन मकामात पर आकर अपनी शानदार तारीख़ और उन सियासी अकाबरीन से मुतल्लिक़ आगाही हो सके जिनकी मेहनत और सियासी बसीरत ने पाकिस्तान को ऐसा आइन अता किया जो 50 साल बाद भी न सिर्फ एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है बल्कि जो मुमलकत के मजबूत वफाक, बामानी जमहूरियत, इस्लामी तशख़्ख़ुस, शख्सी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी की ज़मानत है। सो मैं चाहूँगा कि जब ये यादगार मुकम्मल हो तो तमाम तालीमी अदारों को पाबंद किया जाए कि वो बाकायदगी के साथ अपने तलबा को इस यादगार का दौरा करवाएं और उसकी अज़मत और अहमियत से इन्हें आगाह करें। इसी हवाले से बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ ये यादगार तामीर हो बल्कि इसकी बाकायदगी से देखभाल और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। हमें इस यादगार के तक़द्दुस का ख्याल भी रखना है और इस मकाम को अपनी कौमी शनाख्त के निशान के तौर पर उजागर करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि CDA इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देगा। कौमी असम्बली का अमला इस हवाले से हर मुमकिन ताअवन करेगा। दुनिया की तारीख़ गवाह है कि इन्हीं कौमों का मुस्तक़बिल ताबनाक हुआ जो अपने मुहस्सिनों को याद रखती और उनके कारनामों को अपने नसाब का हिस्सा बनाकर इस वर्षे को
इस वर्षे को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती हैं। आइए हम सब मिलकर तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर अपने मौसनों का शुक्रिया अदा करें और पाकिस्तान को हकीकी मायने में एक बावकार जमहूरी माशरा बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल बहुत अहमियत का हामिल दिन है, लेकिन इसको वो अहमियत कभी नहीं दी गई जो इसका तकाजा है। इस दिन को भी कौमी दिन की तरह मनाना चाहिए। आज पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन है। 1973 में आज ही के दिन मुतफ़िका आइन मिला और किसी भी मुल्क के आइन जो तारीख में संग मील की हैसियत रखते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो की मुदब्बिराना सलाहियतों की वजह से 1973 का आइन मिला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से फैसला किया जाएगा। आज फिर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से फैसला किया जाएगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास तलब किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा कब शुरू होगा इजलास? जी देखें, कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में शुरू होने जा रहा है और इस इजलास में जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ था काबीना का, उसमें जो इंतखाबात से मुतालिक फ़ंड्स थे उनकी फराहमी से मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं हो सका था और ये फ़ैसला हुआ था कि पार्लियामान से इस पर राय ली जाए। तो इस सिलसिले में वज़ारत ख़ज़ाना को वज़ारत कानून से मुशावरत के बाद एक समरी तैयार करने की हिदायत की गई थी। वो समरी आज के काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, जिस पर वफाकी काबीना पहले फैसला करेगी कि जो फंड्स हैं इलेक्शंस के लिए वो फ्राहम करने हैं या नहीं करने। उस फैसले को जो है वो पार्लियामान में ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से पार्लियामान की रहनुमाई उस पर ली जाएगी। इस हवाले से जो कौमी असम्बली का इजलास है उसका भी वक्त तब्दील किया गया। अब वो इजलास 11 बजे होगा वफाकी काबीना के इजलास के बाद और इस इजलास में जो है वो मज़ीद जो है वो जो सियासी और माशी अमूर हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। और इसी सिलसिले में जैसा कि आज मुश्तरका इजलास भी है तो उसमें जो सदर ममलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो वापस नज़रसानी के लिए भिजवाया गया था वो आज पेश होना है। उस सिलसिले में भी मामला ज़ेर गौर आएंगे। तो इस सिलसिले में जो फ़ंड्स की फराहमी है वो बुनियादी तौर पर ज़ेर गौर आएगी और उस पर फैसले आज होने हैं। तो उसमें मुमकिन तौर पर जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये उज़र पेश किया जा रहा है। और जो पहले भी दोहराया गया था कि इससे कबल जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें जो 4-3 और 2-3-2 के फैसले के हवाले से एक तनाज़ा सामने आया था, उसमें अब जो है इसी सिलसिले में उस फैसले को भी लिया जाएगा और पार्लियामान की उस पर राय ली जाएगी। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में प्रोसिक्यूटर और अली अमीन गंडापुर के वकील पेश होंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके आज एटीसी पेश करने का हुक्म दिया था। अली अमीन गंडापुर की धमकी अमेज ऑडियो के खिलाफ थाना गोलड़ा में ये मुकदमा दर्ज है। तो आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। गोल्डन जुबली तकरीबात इस वक्त जारी हैं। तो आईने पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। इससे कबल कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने तकरीब से खिताब भी किया था। आईने पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ का जो है आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डी चौक में 1973 के आइन की यादगार का संगे बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम किया गया है। मनाजिर आपके सामने है। वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने तकरीब से खिताब भी किया और उन्होंने आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात की। आइन पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हुए हैं। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली को शान निशान तरीके से मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में तकरीबात का भी एहतमाम किया जाएगा। सदर दरवाजे पर 1973 के आइन की मंजूरी की तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। और आपको ये भी बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली जमहूरियत के गुमनाम हीरोज़ की यादगार पर फूलों की उन्होंने चादर चढ़ाई और उन्होंने तकरीब से भी खिताब किया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। क्या शाह महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है? जज का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार।
प्रोसिक्यूशन से पूछ लें कि अल्लाह के अलावा और कौन गवाह है। जज के रिमार्क साबिक वज़ीर खारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, वजह तो बताएं। जज का इस्तफसार, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे, जिनके ऊपर दफ़ा 144 और जो है उनकी उकसाने के हवाले से ये FIR दर्ज की गई थी थाना खन्ना के अंदर, और उसके ऊपर आज ज़मानत में तौसी के लिए ये अदालत के रूबरू पेश हुए थे। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील के हमरा अली बुखारी के हमरा जो है वो अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर अदनान की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दफ़ा 144 के हद तक बेशक इन्हें केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन जो उकसाने, क्योंकि इनके कहने के ऊपर, इनके ऑर्डर के ऊपर जो है ये तमाम तर PTI कारकुनान की जानिब से पथराव और हल्ला गुल्ला किया गया था, उसके ऊपर जो है इनको अभी नामजद रखा जाए, जिसके ऊपर जो अदालत ही थी उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ रिमार्क्स दिए गए कि आप कैसे कह सकते हैं कि इनके तरफ से उकसाया गया कारकुनान को कि वो जो है कार्य सरकार में मुदाखलत करें या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर उनका ये कहना था क्योंकि दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ वर्जी में जो है उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी जो थे उनका भी ये कहना था कि ये ख़ुद मान रहे हैं कि मैं उस वक्त मकाम पे उस मौके पर मौजूद नहीं था, तो मुझे जो है इस केस से डिस्चार्ज किया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आइंदा समात पे, क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला उसका फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक हम कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आइंदा समाज जो है वो इमरान खान के साथ आपका केस भी हम तफसीलात से आगाह किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर क्यूरेटिव रिव्यू पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने चैम्बर में आज समाअत करेंगे। समाअत दिन 12 बजे होगी, जबकि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल आज चैम्बर में समाअत करेंगे। सीनियर पियोनेट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो हुकूमती रेफरेंस था उसको वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अनीस अहमद शहजाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये इस्तदा की गई थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो हुकूमती रेफरेंस है और क्यूरेटिव रिव्यू है उसको वापस लेने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान ने भी उसकी मंजूरी दी, जिसके बाद ये दरख्वास्त विड्रॉल की दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लिहाजा आज चीफ जस्टिस चैम्बर में दिन 12 बजे इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और कभी इम्कान है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी और डिसमिस्ड एज विड्रॉन करके इस रेफरेंस को खारिज कर दिया जाएगा। ये वो रेफरेंस था जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब डिसमिस किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया था, तो वफाक की तरफ से अपील दायर की गई थी और क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। नज़रसानी की दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, लेकिन हुकूमत तब्दीली के बाद नई वफाकी काबीना ने फौरी तौर के ऊपर ये रेफरेंस वापस लेने का फैसला किया और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जिसके बाद 9 मुतफरिक दरखास्तों समेत जो क्रिएटिव रिव्यू था उसको वापस लेने की मंजूरी दी गई थी और ये दरखास्त हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और अब ये रेफरेंस की वापस लेने की जो दरखास्त है ये समाअत है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। तोशाखाना का 1990 से 2001 का रिकॉर्ड और तहाइफ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक ना किए जाएं। वफाकी हुकूमत की ये अपील की गई है, जबकि तहाइफ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक करने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील पर लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। तो इशफाक, आज समाअत है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के जरिए से लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील में मौके इख्तियार किया कि जस्टिस आसिम हफीज ने बतौर सिंगल बेंच 1990 से 2001 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दिया है, जबकि सिंगल बेंच ने तहाइफ देने वालों के नाम भी पब्लिक करने की हिदायत की हैं। अपील में ये नुकता उठाया गया है कि तहाइफ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक करने का सिंगल बेंच का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और हकायक के बरक्स है। इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई है कि
सिंगल बेंच का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करने और ममालिक के नाम पब्लिक करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस रजा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 11 बजे के करीब इस अपील पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, इशफाक हमारे साथ ही रहेगा और ये बताएगा कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज को ओहदे पर काम करने से रोकने पर जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में ओपोजिशन लीडर राजा रियाज को काम से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू अजहर सदीक एडवोकेट ने मौके में एहतियार किया कि राजा रियाज की कौमी असम्बली में तकारीर ने सब कुछ अय्यां कर दिया है। राजा रियाज की तैनाती गैर कानूनी है और अब ये बात साबित हो चुकी है। अजहर सदीक एडवोकेट ने यह भी नुक्ता उठाया कि असम्बली तहलील होने की सूरत में निगरान सेटअप के लिए राजा रियाज से मुशावरत का हिस्सा होंगे। राजा रियाज से मुशावरत की सूरत में निगरान हुकूमत के गैर जानिबदाराना न होने का खदशा है और इसी बुनियाद पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे पर काम करने से रोका जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और आइंदा हफ्ते इन तमाम फरीकैन से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। तो फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद वफाकी हुकूमत की फंड्स फराहमी से मशरूत। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात का तखमीना 21 अरब लगाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, जो पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का ये मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स की जो है वो ज़रूरत है। ताहम इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा जो पुराना फंड था जिसमें 5 अरब रुपए जो है वो जारी किए गए थे वो मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़े अहकाम थे कि 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी किए जाए। इलेक्शन कमीशन उन फंड्स का मुंतज़िर है, लेकिन दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है उसका मौक़िफ़ इससे कदरे मुख्तलिफ है। ये मामला जो है वफाकी काबीना में डिस्कस किया जाना है और उसके बाद पार्लियामेंट से इसकी जो है इस पर राय ली जाएगी। ताहम इससे कबल जो है वो हुकूमत ने ना कोई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास बुलाया है और ना ही ये मामला जो है किसी भी बड़े फोरम पर जो है वो उसको डिस्कस किया गया है। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आज फंड्स नहीं मिलते तो इलेक्शन कमीशन का पंजाब में जो इब्तिदाई शेड्यूल है वो तो शायद मुतासर ना हो, लेकिन उसके बाद जो बाकी जो साजो सामान जो खरीदना है उसमें उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो या वजारत ख़जाना की जानिब से अब तक जब से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी हुए कोई रब्ता जो है वो नहीं किया गया। किसी किस्म के हवाले से भी कोई फंड से मुतल्लिक भी अभी तक जो है वो बात नहीं हो सकी। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो शेड्यूल जारी है उस पर अमल दरामद कर रहा है और आज जो कागजाती नामजदगी पर इतराज़ात का आज आखिरी रोज़ है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 17 अप्रैल से जो इतराज़ात है उसके अपीलों जो है वो उनसे निपटा जाएगा और यूँ इंतखाबात का जो अगला मरहला है वो शुरू हो जाएगा। जबकि पंजाब में आम इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी शेड्यूल है उसके मुताबिक 14 मई को जो है वो पोलिंग करनी है। ताम उससे कबल इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी साजो सामान की खरीदारी और पोलिंग अमले की जो नकलो हरकत है, इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए कुछ CCTV कैमरास की इंस्टॉलमेंट के लिए जो खतीर रकम जो है वो दरकार है। ताम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को 1 रुपया भी जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। जबकि जो औकात के मुताबिक आज जो दफ्तरी औकात है उसमें ये फंड जारी करना जो है वो लाजिम होंगे। जो वो बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 65 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारी जमीर, बताइएगा सूरत हाल में कब तक बेहतरी आएगी? मोहतरमा, सब चीजें लिंक जो है वो IMF से ही हैं और जिस तरह से रोजाना खबरें आती है कि हम मुआहिदा कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो सामने नहीं आए। इसाक डार साहब ने कल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब जो है IMF से नेगोशिएशन चल रही, सारा दारोमदार IMF से है। रोजाना की बुनियाद पे इंपोर्ट बिल्स हैं वो अदायगी करनी है, ऑयल पेमेंट्स हैं,
इंपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं। इसकी वजह से जो है डॉलर पर प्रेशर, और हफ्ते का पहला दिन है तो और भी मजीद डिमांड मौजूद है। जी हारिस अमीर, मार्च में तरसीलात ज़र में 10.7% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? मोहतरमा रेमिटेंसेस जो है पिछले 6 माह से मुसलसल हर माह जो है वो कम हो रही है। मार्च टू फरवरी कंपेयर थोड़ा सा अप है, क्योंकि आपको पता है कि रमजान शुरू हुआ है, ईद आने वाली है, तो जो है ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन ये जरूर कम हुआ है। इसकी सबसे अहम वजह यही है कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो डिफरेंस पिछले 2 माह से चल रहा है, तो उसने जो है ओपन मार्केट या जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर जो है वो डॉलर की तरसील में इजाफा हुआ है, तो बैंक से जो है वो कम मौसूल हो रहा है। और ऐसा लगता है कि तकरीबन ये और मजीद कमी आएगी, और अगर सालाना बुनियाद पर देखें तो लास्ट 9 मंथ्स में तकरीबन $2.5 बिलियन की कमी है, जो तशवीशनाक बात है, जिसकी वजह से रुपए भी प्रेशर है। जी हारिस अमीर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे तालीम सिंध का बंद स्कूल्स को खोलने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। 2021 में भर्ती किए गए नए असातिज़ा को बंद स्कूल्स में भेजा जाएगा। बंद सरकारी स्कूल्स में बच्चे वापस लाने की जिम्मेदारी नए भर्ती असातिज़ा की होगी, जबकि स्कूल्स को दोबारा खोलने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महकमा तालीम सिंध का बंद स्कूलों को खोलने के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। महकमा तालीम की तफसीलात के मुताबिक 2021 में भर्ती होने वाले नए असातिज़ा को बंद स्कूलों में भेजा जाएगा, जबकि स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उसके अलावा तफसीलात के मुताबिक बंद सरकारी स्कूलों में फर्नीचर, बिजली, वॉशरूम और पीने के साफ पानी की बुनियादी चीजें दी जाएंगी। उसके अलावा इन स्कूलों में तैनात असातिज़ा मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को स्कूल की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएंगे, जबकि सेक्रेटरी तालीम सिंध का कहना है कि सूबे भर में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूल खराब हालत के बाइस बंद है। उसके अलावा सैलाब के बाद स्कूल छोड़कर घर बैठने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है, और घर बैठने वाले बच्चों को दोबारा स्कूल की तरफ वापस लाना है। बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। सेक्रेटरी वजारत खजाना याकूब हामिद शेख अमरीका पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना आलमी बैंक और IMF की मीटिंग में शिरकत करेंगे। आलमी बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग 16 अप्रैल को खत्म होगी। सेक्रेटरी खजाना का दौरा अमरीका 16 अप्रैल को खत्म होगा, ऐसा बताना है जराए का। सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर 10 अप्रैल को आज पेश होना था। सेक्रेटरी खजाना को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत की थी। सेक्रेटरी खजाना को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को आज की तारीख में 21 अरब रुपए जारी करना थे, ऐसा बताना है जराए का। लेकिन सेक्रेटरी वजारत खजाना अमरीका पहुंच गए हैं और वो आलमी बैंक और IMF की मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हैं। फलों, सब्जियों समेत दीगर तमाम अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को मसाइल के दलदल में धकेल दिया। मजीद बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, माह मुकद्दस में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फैसलाबाद की ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से तश्कील दी गई टीमों की कार्रवाइयाँ बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरियों के लिए, आम आदमी के लिए, खुसूसी तौर पर मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी महाल हुआ पड़ा है। सब्जियों की कीमतें हैं, शिमला मिर्च की सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 50 रुपये है, जबकि मार्केट में 100 से 110 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। करेले, मटर, टिंडे, भिंडी समेत तमाम जितनी भी सब्जियां हैं, तमाम की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो फ़रोख्त करने की बजाय 60 से 70 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफे के साथ फ़रोख्त की जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी वो क्या खाए और क्या कमाए। इतनी महंगाई हो जाए, गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते, आवाम जो है वो पिस रही है महंगाई में। शहरियों की जानिब से मुतालबात भी यही किए जा रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ ताकि शहरियों को हकीकी मानों में रिलीफ मैसर आ सके।